अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने पढ़ना है फिनोल के बारे में कि फिनोल क्या है और ये किस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनके रिएक्शंस किस तरह से होते हैं। तो चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जब हम फिनोल को डिफाइन करते हैं तो ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का डेरिवेटिव ही है। अगर आपके पास बेंजीन रिंग के ऊपर कोई OH ग्रुप लगा हो तो हम उसे फिनोल कहते हैं। ठीक है, बेसिकली ये वाटर का डेरिवेटिव है, लेकिन ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से मिलता है। मतलब आपने पढ़ा था कि वाटर होता है HOH। ठीक है, अगर हम इस ग्रुप को बेटे रिप्लेस कर दें अराइल ग्रुप से, मतलब बेंजीन से, तो फिर आपके पास क्या होता है, ये आपके पास फिनोल बन जाता है। तो ये डेरिवेटिव ऑफ वाटर है और नेचर इसकी क्या है, एरोमेटिक। तो अब ये फिनोल है और सिंपलेस्ट जो फिनोल है बेटे उसे हम कार्बोनिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें बेंजीन रिंग के साथ एक OH ग्रुप लगा होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि एक OH ग्रुप हो। अगर आपके पास एक या एक से ज्यादा OH ग्रुप किसी भी बेंजीन रिंग के साथ अटैच है तो वो आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लास होगी वो क्या कहलाएगी, फिनोल कहलाएगी। फिनोल को डिस्कवर किया था बेटे रंज ने। उसको बेचारे को बड़े कोई रंज था, उसने 1834 के अंदर कोल टार से, जो कि कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से प्रोड्यूस होता है, उसमें से उसने क्या डिस्कवर किया था, फिनोल को डिस्कवर किया था। तो अब थोड़ी सी इसकी प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं कि इसको प्रिपेयर किस तरह से किया जा सकता है। तो सबसे पहला तरीका बेटे डाउस मेथड है, जो कि क्लोरोबेंजीन से हम क्या बनाते हैं, फिनोल बनाने की कोशिश करते हैं। साइंटिस्ट के नेम पे इसका नाम रखा गया है। तो सबसे पहले हमें इस मेथड के अंदर चाहिए क्लोरोबेंजीन। बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगा हुआ है और हम उसका रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के साथ, जो कि 10% होता है। तो जब इतना ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं और 150 ATM प्रेशर, मतलब एक्सट्रीम कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, तो होता ही है बेटे कि यहाँ से ये जो H होता है ये इस Cl को अपने साथ मिलाता है और बना देता है HCl और निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज निकल रही है, दैट इज HCl माइनस लिखा क्योंकि यहाँ से रिमूव हो रहा है। और बाकी ये जो ऑक्सीजन और जो सोडियम होते हैं ये जाके इस बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो जाते हैं और ये कुछ आयन बन जाता है हमारे पास। और बेटे इस आयन को हम बोलते हैं फेनॉक्साइड आयन। तो पहले स्टेप के अंदर आपके पास कुछ इस तरह से रिएक्शन चलता है। फिर जो HCl बना होता है वो फर्दर रिएक्शन करता है। फर्दर रिएक्शन किस तरह से होता है कि ये जो Na है और ये जो Cl है ये मिलते हैं और NaCl साल्ट बना देते हैं, और ये जो H होता है ये जाके ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है। तो इस तरह से आपके पास ये फिनोल या कार्बोनिक एसिड बन जाता है। तो क्लोरोबेंजीन से बनाना इसको सबसे आसान और एफिशिएंट मेथड है, क्योंकि आपके पास क्लोरोबेंजीन बनाना भी आसान है और उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड भी आपके पास इजीली अवेलेबल होता है। तो नेक्स्ट मेथड इसकी अगर बात कर ले बेटे, वो है आप बेंजीन सल्फोनिक एसिड का साल्ट ले लें। जैसा कि आपको पता है कि अगर बेंजीन के ऊपर SO3H ये ग्रुप लगाओ तो इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और अगर आप किसी भी एसिड का साल्ट बनाना चाहते हो तो आप उसका हाइड्रोजन रिमूव करके वहां पे सोडियम अटैच कर देते हो, ऐसा ही है। तो दिस वन इज सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेटे इसका हम रिएक्शन करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ही। ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स हिस्सा लेंगे इस रिएक्शन में। होगा क्या, सबसे पहले तो ये होगा कि यहाँ से ये बेटे जो OH है और ये जो H है ये आपस में मिलेंगे और क्या बना देंगे, वाटर। क्या बना देंगे, वाटर। ओके, और देखें जी आपके पास ये जो सोडियम है और ये जो सोडियम के साथ SO3 ग्रुप है ये सारा मिलेंगे और बना देंगे Na2 और SO3 पहले था SO3। तो आपके पास Na2SO3 भी बन गया और वाटर भी बन गया। बाकी क्या बचा, NaO। और फिर ये ऑक्सीजन जाके दोबारा से अटैच होगा और दोबारा से आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे फेनॉक्साइड आयन बन जाएगा। ये फेनॉक्साइड कहते हैं इसे, जैसा कि यहाँ पे बना था। बाकी फिर रिएक्शन सेम है कि आपके पास आप HCl ऐड करेंगे, अगर नहीं है तो क्या होगा कि आपके पास ये जो Cl है ये सोडियम के साथ मिलके NaCl बना देगा और ये जो H है ये इस O के साथ अटैच होके OH को बना देगा। तो इस तरह से आपके पास ये फिनोल को प्रिपेयर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास बेटे दो मेथड हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। बड़े आसान मेथड है दोनों ही, डाउ मेथड है और दूसरा आप बेंजीन सल्फोनिक एसिड का साल्ट ले लें। अब मूव करते हैं थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ के फिनोल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं बेटे। ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, क्रिस्टलाइन होता है मतलब सॉलिड भी है। ठीक है, और डीलिक्विसेंट होता है आपके पास।
और मेल्टिंग पॉइंट इसका अगर देखें तो 41 सेल्सियस है और बॉइलिंग पॉइंट देखें तो 182 सेल्सियस है। और ये पानी के अंदर कोई ज़्यादा सॉल्युबिलिटी नहीं है, इसकी स्प्रैंगली सॉल्युबल मतलब बहुत थोड़ा सॉल्युबल है वाटर के अंदर। लेकिन अगर आप इस सोल्यूशन का टेम्परेचर मतलब वाटर और फिनॉल के सोल्यूशन का टेम्परेचर 68.4 या 5 इतना सेल्सियस कर देंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि ये एक होमोजेनियस सोल्यूशन बनाएगा जो कि पिंक कलर का होगा, जो कि आपने फर्स्ट ईयर में वाटर फिनॉल सिस्टम के अंदर भी कुछ डिस्कशन की थी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो आपके पास ये फिनॉल्स होते हैं ये पॉइजनस होते हैं, ठीक है। और पॉइजनस नेचर होने की वजह से बेटे इनको डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है हॉस्पिटल्स और वॉशरूम के फर्श वगैरह साफ करने के लिए, ठीक है। जैसा कि आप फर्नाइल जिसे आप कहते हैं ये यूज़ करते हैं आप, वो बेसिकली फिनॉल ही होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। ये जरासीम को किल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि ये जो आपके पास बैक्टीरिया वगैरह या जर्म्स होते हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके उनको जाके किल कर देते हैं। तो बेसिकली ये आपके पास होगी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। अब फिनॉल के रिएक्शंस दो तरह से होते हैं बेटे। देखें अगर हम फिनॉल का जरा स्ट्रक्चर देखें तो एक तो बेंजीन रिंग है और एक OH ग्रुप है आपके पास, ठीक है। मतलब OH बॉन्ड है और दूसरा बेंजीन रिंग है। तो एक रिएक्शन तो होते हैं OH ग्रुप की वजह से, मतलब इस ग्रुप की वजह से, और दूसरे रिएक्शन हो सकते हैं बेटे बेंजीन रिंग की वजह से। तो बेसिकली हम आगे इन्हीं दो टाइप के रिएक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, अब दो चीज़ें बेसिकली आपके पास होती हैं, एक को आप बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल और एक को आप बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। देखिए न्यूक्लियोफाइल बेंजीन रिंग के ऊपर तो टैग नहीं कर सकता, ये तो क्लियर है, क्योंकि बेंजीन रिंग के अंदर पहले ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, एक चीज़। दूसरा उसके ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ओके। तो फिर और ज़्यादा बेंजीन रिंग के अंदर डेंसिटी है। तो मतलब न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो फिनॉल के ऊपर कभी भी फेवरेबल नहीं है। हाँ, कभी ज़हन में आए सर हम अगर इस यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा दें, रिंग पे ना करवाएं, यहाँ पे अटैक करवाएं और ये OH ग्रुप लीव कर जाए, तो बेटे OH ग्रुप जो है वो एक बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है और बहुत ही पुअर लीविंग ग्रुप है। OH को यहाँ से रिमूव करना किसी न्यूक्लियोफाइल के लिए इतना आसान नहीं है। तो मतलब न्यूक्लियोफाइल का अटैक किसी भी तरह पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक पॉसिबल है और इलेक्ट्रोफाइल पे ये बेंजीन रिंग अटैक करके जैसे बेंजीन रिएक्शन देता है बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन होते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक फिनॉल के साथ इतना ज़्यादा फिजिबल नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक जो रिएक्शंस हैं वो फिनॉल आपके पास देगा, जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हमने ये डिस्कस करना है कि क्या फिनॉल एसिडिक है या फिर नहीं। तो अगला हमारा टॉपिक है एसिडिटी ऑफ। तो नेक्स्ट डिस्कशन है अबाउट द एसिडिक बिहेवियर या एसिडिटी ऑफ फिनॉल। तो एक ऑर्डर से हमने स्टार्ट करना है कि जब हम फिनॉल का, अल्कोहल का, वाटर का इनका कंपैरिजन करते हैं तो जो फिनॉल होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से भी और वाटर से भी, लेकिन वो कम एसिडिक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो ये एक ऑर्डर है जिसको हमने डिस्कस करना है। मतलब फिनॉल एसिडिक है, वो क्यों है एसिडिक, मतलब अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक है। तो बेंजीन रिंग के अटैच होने से ऐसा क्या हुआ कि हमारे पास फिनॉल एसिडिक हो गया, हमने उस चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करना है। सबसे पहले तो जनरल बात करते हैं कि अगर कोई चीज़ एसिड है तो वो क्या क्या करती है बेटे। अगर कोई चीज़ एसिड है तो वो डेफिनेटली अल्कलीज के साथ, मतलब जो आपके पास बेसिस हैं, फॉर एग्जांपल NaOH, फॉर एग्जांपल KOH, वो उनके साथ बड़ी आसानी से रिएक्शन कर जाती है, डिसॉल्व हो जाती है या फिर रिएक्शन कर जाती है। दूसरा एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो जो लिटमस पेपर है उसका बेटे कलर चेंज कर देता है। आपको पता है अगर लिटमस पेपर का कलर ब्लू हो तो अगर एसिड आ जाए तो वो उसका कलर क्या कर देता है, चेंज करके रेड कर देता है। तो एसिड के अंदर एबिलिटी होती है। तीसरी चीज जो कि एसिड की निशानी होती है वो क्या है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं जब वो कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करते हैं। तो जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं तो वो अल्कलीज के साथ रिएक्शन भी करता है, लिटमस पेपर का कलर भी चेंज करता है और कार्बोनेट्स के साथ जब वो मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी इवॉल्व करता है। तो इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। इन सब में से सबसे स्ट्रॉन्ग ये होगा। अब फिनॉल की थोड़ी सी बात करें, फिनॉल क्या क्या कर सकता है इन सब में से। बेटे फिनॉल अल्कलीज के साथ तो बड़ी अच्छी तरीके से रिएक्शन करता है और एसिडिक नेचर को शो करता है, लेकिन जब हम लिटमस पेपर की बात करते हैं तो इट इज टू वीक टू इफेक्ट द लिटमस पेपर। मतलब ये लिटमस पेपर का कलर इतनी एफिशिएंटली चेंज नहीं कर सकता, ये बड़ा वीक एसिड है।
कार्बोक्सिलिक एसिड भी वीक है लेकिन उससे भी वीक है, लेकिन एसिड जरूर है। और डोंट इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी इवॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि ये वीक एसिड है। और क्योंकि इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब इसका टूट के H पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट होना या हाइड्रोजन आयंस को बनाना, जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है जिसे आप Ka भी कहते हैं बेटे, उसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा कम है, 1.3 10⁻⁻⁻, मतलब इतने कम मॉलिक्यूल्स फिनोल के टूटते हैं H पॉजिटिव में और फेनॉक्साइड नेगेटिव में। तो ये आपके पास मतलब चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि ये एसिड तो है लेकिन वेरी वेरी वीक एसिड, और इसकी जो पीएच होती है वो 5 या 6 इसके अराउंड अबाउट ही हमारे पास होती है। लेकिन अल्कोहल्स की पीएच तो तकरीबन 7 के करीब होती है, 6.8 इतनी। तो ये अल्कोहल से इतना ज़्यादा मतलब क्यों, किस वजह से ये थोड़ी बहुत एसिडिक प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहा है? इसकी भी तो 6.8 ही होनी चाहिए थी। इसके अंदर भी OH ग्रुप है, देखें वाटर के अंदर भी OH ग्रुप है, इसकी पीएच 7 होती है। अल्कोहल के अंदर भी OH ग्रुप है लेकिन इसकी पीएच 6 से 7 के दरमियान होती है। फिनोल के जो पीएच है वो 5 से 6 के दरमियान होती है, इतनी होती है। तो कौन सी ऐसी चीज़ है? तो सबके अंदर OH ग्रुप की, तो हाइड्रोजन तो निकलना चाहिए इक्वल। तो हम यहाँ पे बेसिकली कंपैरिजन करेंगे और फिनोल के बारे में भी बताएंगे कि वो एसिडिक क्यों है एज कम्पेयर टू अल्कोहल एंड वाटर। देखिए बेटे, कोई चीज़ अच्छी एसिड है या बेस है वो किस बात पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये HCl है और ये आयोनाइज होता है और बनाता है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो ये एक एसिड है, क्योंकि एसिड की डेफिनेशन है कि जो H पॉजिटिव आयन दे वो एसिड है। ऐसा ही है। देखिए आपके पास जो एसिडिटी है या किसी भी चीज़ का एसिड होना, वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि जो नेगेटिव आयन बनता है उसके टूटने के बाद, उस एसिड के टूटने के बाद जो उसका नेगेटिव आयन बनता है जिसे आप एनाइन कहते हैं, वो कितना स्टेबल है। अगर बेटे ये स्टेबल होगा, मतलब ये नेगेटिव चार्ज स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी, मतलब ज़्यादा देर रह सकेगा, तो इसका मतलब है H पॉजिटिव भी ज़्यादा देर इस सॉल्यूशन के अंदर रह सकेगा और वो अपना एसिडिक कैरेक्टर को शो कर सकेगा। लेकिन अगर ये जो आपके पास नेगेटिव चार्ज बना है बेटे ये स्टेबल नहीं है, तो ये फौरन से H पॉजिटिव जो उससे टूटा अलग हुआ फौरन से उसके साथ मिलेगा और दोबारा से HCl बना देगा। तो फिर H पॉजिटिव तो नहीं रहे सोल्यूशन में, वो कम रहेंगे, मतलब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ज़्यादा होगा, मतलब इतने टूटेंगे नहीं जितने वो मिलके दोबारा से बना देंगे। तो एसिड का अच्छा होना या एसिडिक नेचर का शो करना इस बात पे डिपेंड करता है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो कितना स्टेबल है, जो कि एसिड के टूटने से बना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पास फिनोल की अगर बात करें बेटे, तो फिनोल की जो एसिडिटी है वो उसके नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी की वजह से। फॉर एग्जांपल अगर मैं फिनोल को लेता हूँ और फिनोल के अंदर है OH, तो ये H पॉजिटिव और आपके पास ये जो आयन बनेगा फिनोल से O नेगेटिव, जिसे फेनॉक्साइड आयन कहते हैं, ये ज़्यादा हो जाएंगे। तो अगर तो H पॉजिटिव ज़्यादा देर सोल्यूशन में रहेगा तो वो एसिडिक नेचर को शो करेगा, वरना अगर ये स्टेबल ना हो तो ये फौरन से H पॉजिटिव को मिलाएगा, दोबारा से फिनोल बना देगा, एसिड गया बाहर में। ठीक है, तो जो फिनोल है उसकी बेटे एसिडिटी जो है वो इस वजह से है कि उसका ये जो नेगेटिव आयन बनता है ये बड़ा स्टेबल है। कैसे स्टेबल है बेटे? रीजन ये है कि जरा देखिए फेनॉक्साइड आयन को बेटे कि ये जो नेगेटिव चार्ज होता है ऑक्सीजन के ऊपर बेटे ये डीलोकलाइज्ड हो जाता है, मतलब जो रिंग है बेंजीन के नीचे उसके अंदर ये इन्वॉल्वमेंट शो करता है, उसके अंदर ये डीलोकलाइज हो जाता है और फिर डिफरेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाता है। और याद रखिएगा जिस चीज़ के जितने ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे वो उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होती है। देखिए ज़रा कैसे, देखिए ये नेगेटिव चार्ज जैसे ही बनता है तो ये यहाँ पे नहीं रहता, कि मतलब अगर यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज रहा ना एज इट इज, तो ये H पॉजिटिव के साथ मिलेगा, दोबारा से फिनोल बना देगा। ऐसा ही है ना, होता ये है कि ये नेगेटिव चार्ज ऐसे इधर मूव करता है तो ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, मतलब कुछ कंडीशन ऐसे हो जाती है। ये तो ऐसे ही रहेगा, ये जो ऑक्सीजन था उसने अपना नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया तो यहाँ पे ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बन गया, और ये बॉन्ड जब आगे मूव हुआ तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है बेटे ये रिंग के अंदर मूव करता रहेगा, ये डीलोकलाइज होता रहेगा। अब ये रिसेप्टर यहाँ पे रुकेगा नहीं, देखिएगा आगे क्या होगा कि जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से आगे मूव करेगा तो ये बॉन्ड आगे मूव कर जाएगा। ठीक है, बाकी तो सब सेम रहा ना, ये लो जहाँ पे चेंज आया उसको देखते हैं। जब ये नेगेटिव चार्ज बेटे यहाँ पे मूव किया तो यहाँ पे बन गया बॉन्ड, और जब ये बॉन्ड आगे मूव किया आगे तो यहाँ पे बन गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे ये सिलसिला नहीं रुका, अब ये जो नेगेटिव चार्ज जब इस कार्बन के पास मूव किया तो ये जो बॉन्ड था ये बेटे आगे मूव करके इस कार्बन के पास चला गया।
तो अब क्या केस होगा, आप देखें जरा, अब देखें ये बॉन्ड तो वैसे रहेगा ना, यहाँ पे चेंज आया, जब ये नेगेटिव चार्ज इधर इस कार्बन के पास मूव किया तो इन दोनों के दरमियान बन गया डबल बॉन्ड, और जब ये डबल बॉन्ड आगे मूव किया तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। मतलब नेगेटिव चार्ज एक जगह पे रह नहीं रहा बल्कि वो बार बार मूव कर रहा है, पहले ऑक्सीजन के ऊपर था फिर रिंग के अंदर, अब आते 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 आगे देखते हैं क्या करता है। अब ये नेगेटिव चार्ज बेटे जब इस कार्बन के पास जाएगा तो ये बॉन्ड आगे मूव कर जाएगा, तो मतलब फिर से आपके पास क्या बन जाएगा, फिर से आगे बन जाएगा O नेगेटिव और यहाँ पे आ जाएगा बॉन्ड। अब ये डिफरेंट बेटे पेयरिंग स्कीम है इस नेगेटिव चार्ज के साथ फेन ऑक्साइड आयन की, ठीक है, और इनको फिर हम डबल हेडेड एरो से शो करते हैं जो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि दीज आर द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ ईच अदर, ये सेम नहीं है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। अब देखिए बेटे ये नेगेटिव चार्ज अगर तो इस ऑक्सीजन के ऊपर रहता तो ये अनस्टेबल होता, ये फौरन से H के साथ मिलता और एसिडिक नेचर शो ना होती, तो H पॉजिटिव बनते ही ना, लेकिन जब ये टूटता है तो ये थोड़ी देर के लिए स्टेबल हो जाता है और H पॉजिटिव बनते हैं और वो रहते हैं सॉल्यूशन के अंदर। तो ये नेगेटिव चार्ज बेटे ऐसे अंदर रिंग के अंदर मूव करता रहता है, डीलोकलाइज रहता है और एक जगह पे नहीं रहता है, जिसकी वजह से फेन ऑक्साइड आयन स्टेबल है। और यही वजह है बेटे कि हम कहते हैं कि जो फिनोल होते हैं वो ज्यादा एसिडिक हैं एज कंपेयर टू अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल की अगर बात करें तो क्या है, फॉर एग्जांपल CH3OH, इसका नेगेटिव चार्ज आगे कोई रिंग तो है जहाँ पे डीलोकलाइजेशन हो सके। तो अगर ये आपके पास फॉर एग्जांपल मेथनॉल है बेटे, ये टूटता है तो O नेगेटिव और H पॉजिटिव ही रहता है, तो ये नेगेटिव तो फौरन H पॉजिटिव के साथ मिल जाता है, तो इतने ज्यादा H पॉजिटिव हमारे पास नहीं बनते जो कि आगे एसिडिक नेचर को शो कर दें। सो दैट्स व्हाई अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन किससे लेस एसिडिक हैं देन फिनोल, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी रेजोनेंस होती है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन अगर हम फिनोल और अल्कोहल की बात करें तो फेन ऑक्साइड की स्टेबिलिटी की वजह से जो आपके पास फिनोल होते हैं वो एसिडिक होते हैं। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि स्टेबिलिटी ऑफ फेन ऑक्साइड आयन एक्सप्लेन करें क्यों आपके पास एसिडिक होता है। और ये Ka की वैल्यू जो है बेटे और pH की वैल्यू ये आपने अच्छे से याद करनी है, ये MCQs के तौर पे आ जाती हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये ऑर्डर जो है ये एंटी टेस्ट के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अक्सर आपको कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन ज़्यादा एसिडिक है और कौन कम एसिडिक होता है। चलिए वो तो डिस्कशन होगी, अब थोड़े से रिएक्शन पढ़ लेते हैं। हमने पढ़ा था कि दो तरह से हो सकते हैं, या तो OH ग्रुप की वजह से फिनोल के रिएक्शन हो सकते हैं या बेंजीन रिंग की वजह से। पहले OH वाले डिस्कस कर लेते हैं, सबसे आसान सॉल्ट फॉर्मेशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराओ, H और OH मिलेंगे ये दोनों आपस में और वाटर बना देंगे, ये सोडियम जाके इस ऑक्सीजन के साथ लगेगा और साल्ट बन जाएगा। या आसान लफ्जों में अगर हमने किसी एसिड का साल्ट बनाना है उसका H रिमूव करो, वहां पे सोडियम लगा दो, तो आपके पास खुद किस तरह से बेटे आपके पास ये साल्ट बन गया, ठीक है, सोडियम साल्ट ऑफ फिनोल। एस्टर फॉर्मेशन में आपके पास क्या था, आपने पढ़ा था कि आपके पास अल्कोहल्स जो हैं वो रिएक्शन करते थे आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो क्या बनते थे आपके पास एस्टर बनते थे। फिनोल फॉर एग्जांपल बेटे रिएक्शन कर रहा है इस कंपाउंड के साथ और इसका नाम है आपके पास एसिटाइल क्लोराइड। ये जो इतना ग्रुप है ना CH3C डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप, और ये आगे जो Cl लगा हुआ है ये क्लोराइड हो गया। तो एसिटाइल क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन होता है तो होता ये है कि बेटे ये H और ये Cl ये दोनों मिलते हैं और क्या बना देते हैं आपके पास HCl, ओके, HCl बना देते हैं। तो फिर ये जो आपके पास C डबल बॉन्ड O होता है बेटे, ये जो CH3 एसिटाइल ग्रुप होता है ये जाके इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है और कुछ इस तरह से आपके पास एक एस्टर ग्रुप बन जाता है। एस्टर ग्रुप में क्या है, इधर भी कार्बन है इधर ऑक्सीजन है फिर कार्बन है, तो COC डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये वाला जो ग्रुप होता है बेटे इसे हम क्या बोलते थे, इसको हम एस्टर लिंकेज बोलते थे, फंक्शनल ग्रुप में पढ़ा था। तो आपके पास ये एक एस्टर बन गया और इसका नाम है फिनाइल एसीटेट। ये जो इतना ग्रुप है इसका नाम है एसीटेट और ये क्या लगा हुआ है फिनाइल या एराइल, ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा फिनाइल एसीटेट, ठीक है। तो ये आपके पास एक एस्टर फॉर्मेशन हो गया। और फिनाइल एसीटेट आपके पास जितने भी एस्टर बनते हैं बेटे सबका कोई ना कोई फ्लेवर होता है, अरोमा होता है, फ्लेवर कह लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। फिनाइल एसीटेट का यानी लाइक आपके पास ये इसका अरोमा आपके पास फ्लेवर आता है, ये ईटेबल होते हैं, इनको आप खा सकते हैं, मतलब यूज़ करते हैं आप बहुत सारी जगह पे। तो ये एस्टर फॉर्मेशन होगी, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। आगे मूव करें तो रिडक्शन विद जिंक, फिनोल को जिंक के साथ जब ट्रीट किया जाता है, जिंक डस्ट के साथ पाउडर फॉर्म में लिया जाता है, तो ये जिंक जो है यहाँ से ऑक्सीजन को निकाल के ले जाता है और आपके पास ZnO बना देता है और ये आपके पास क्या बन गई बेंजीन रिंग। तो ये आपके पास रिडक्शन होती है इस तरह से, तो ये भी आपके पास
एक मेथड यूज किया जाता है फिनोल से बेंजीन को बनाना, ये आपने चैप्टर 9 के अंदर भी पढ़ा था। अब कुछ रिएक्शन हम पढ़ लेते हैं बेटे बेंजीन रिंग की वजह से। दो आसान से रिएक्शन है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 इज हैलोजिनेशन एंड नंबर 2 इज हाइड्रोजनेशन। अब इसमें इस OH ग्रुप को कुछ नहीं होना क्योंकि रिएक्शन हो रहा है बेंजीन रिंग की वजह से। तो ब्रोमिनेशन करवा के देखते हैं। OH ग्रुप आपको पता है एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो जो Br होगा वो जाके या तो ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा या पैरा पोजीशन पे। तो ऑर्थो और पैरा पे Br लगाओ तो आपके पास क्या बनता है, ये बनता है 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। ठीक है, तो बड़ा आसान है हैलोजिनेशन अगर आप करना चाहें। अब हाइड्रोजनेशन भी बड़ा आसान है, निकल यूज करना है, टेम्परेचर थोड़ा सा कम देना पड़ेगा। ठीक है, 150। तो 3 हाइड्रोजन बेटे देखो 3 डबल बॉन्ड है, अगर कंसीडर करें बेंजीन के अंदर तो आपके पास 3 हाइड्रोजन ऐड होंगे तो आपके पास ये हेक्सेन साइक्लोहेक्सेन बन जाएगी। लेकिन क्योंकि ऊपर OH लगा हुआ है तो इसके एंड पे ओल भी आएगा, ई को रिमूव करके, तो इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेनोल। मतलब ये सारे रिएक्शन बिल्कुल बेंजीन रिंग की तरह ही हैं। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ हो गए रिएक्शन बेंजीन रिंग के। अब हम नेक्स्ट आखिरी रह गया है कुछ एक दो रिएक्शन, उनको डिस्कस करते हैं और फिनोल को आखिरी पार्ट की तरफ मूव करते हैं, जो कि आपके पास रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग में 2 रिएक्शन है, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए OH ग्रुप एक आपके पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो डेफिनेटली अगर हम इसकी नाइट्रेशन करवाएंगे तो जो नाइट्रो ग्रुप होगा या तो बेटे हो जाएगा आपके पास इस ऑर्थो पोजीशन पे और ऑर्थो नाइट्रोफिनोल बनेगा। ठीक है, या फिर ये NO2 ग्रुप है, ये जाएगा इस पैरा पोजीशन पे, मतलब यहाँ पे, और आपके पास पैरा नाइट्रोफिनोल बनेगा। ठीक है, और जाहिर सी बात है ये OH यहाँ से हाइड्रोजन निकालता है, आपको पता है, तो आपके पास 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो मतलब ये सिंपल से रिएक्शन है कि अगर नाइट्रेशन हो तो ये बनेगा। लेकिन अगर मैं थोड़ी सी नाइट्रेशन को एक्सट्रीम कंडीशन दे दूँ, हीटिंग ज़्यादा कर दूँ और मैं चाहूँ कि सारे के सारे नाइट्रो ग्रुप ऐड हो जाएं, तो जाहिर सी बात है फिर भी 3 पोजीशन पे ऐड हो सकते हैं, या तो इन 2 ऑर्थो पोजीशन पे या इस पैरा पोजीशन पे। अगर इन तीनों पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप जाएगा तो क्या बन जाएगा आपके पास, एक NO2 इस ऑर्थो पे आ जाएगा, एक NO2 इस ऑर्थो पे और एक NO2 इस ऑर्थो पे। 3 NO2 ऐड हुए तो 3 वाटर के मॉलिक्यूल भी रिमूव होंगे। अब आपके पास ये एक और फिनोल बन गया है और उसकी नाइट्रेशन करवा के इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। ठीक है, और इसका जो कॉमन नेम है दैट इज पिक्रिक एसिड, और ये जो कॉमन नेम में है इसी को इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बना देता है। मतलब कहा जाता है कि हाउ फिनोल इज कन्वर्टेड इनटू पिक्रिक एसिड, तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इस रिएक्शन को अच्छे से कीजिएगा। अब थोड़ी सल्फोनेशन की बात कर लें। मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फोनिक एसिड ग्रुप SO3H ग्रुप इज कॉल्ड एज सल्फोनिक एसिड ग्रुप टू बेंजीन रिंग इज कॉल्ड एज सल्फोनेशन। तो बेंजीन रिंग तो है तो फिनोल की भी सल्फोनेशन हो सकती है। असल में ये मैंने लिखा हुआ है H2SO4, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना HOSO3 है, अभी ये H2SO4 ही है, क्योंकि बेसिकली मैं ये इंडिकेट करना चाह रहा हूँ कि यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है इस OH के साथ मिलके वाटर बना के निकल जाएगा और ये SO3H ग्रुप आके लग जाएगा। वंस अगेन वही बात है, OH ग्रुप जो है ऑर्थो पैरा है तो SO3 या तो ऑर्थो पे जाएगा या पैरा पे जाएगा। अगर तो जाता है यहाँ पे, ये कौन सी पोजीशन है, दिस इज ऑर्थो, तो दिस इज ऑर्थो फिनोल, सॉरी इसको फिर हम हाइड्रोक्सी कह देंगे। ठीक है, तो आपके पास एक ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, और अगर ये जाता है आपके पास यहाँ पे इस पैरा पोजीशन पे, तो ये आपके पास फिर पैरा वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। मतलब आपकी 2 पोजीशन है जाने के लिए, या तो ऑर्थो पे जाएगा या फिर आपके पास वो पैरा पोजीशन पे जाएगा, और सल्फोनिक एसिड ग्रुप की अटैचमेंट डिफरेंट होगी। तो ये सिंपल सा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही है और ज़्यादातर यही आता है, बाकी नहीं आते। अब मेन रिएक्शन की तरफ आते हैं, जो फिनोल का आखिरी और सबसे मेन रिएक्शन है जो कि फिनोल हमारे पास देता है। फिनोल जो है वो रिएक्शन बेटे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ भी दे सकता है, मतलब एल्डिहाइड्स के साथ की रिएक्शन देता है। फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, HC+OH दैट इज आल्सो रिटन एज HCHO, इसको भी फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। ऊपर जो उसका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है वो भी फॉर्मेल्डिहाइड है। बेसिकली होता यह है कि जब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ फिनोल रिएक्ट करता है तो कुछ ऐसे कंपाउंड्स बनते हैं जो फर्दर पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस शो करते हैं और एक आपके पास प्लास्टिक या पॉलीमर की टाइप बनाते हैं, दैट इज बैकलाइट। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है बैकलाइट। तो हम बेसिकली यहाँ पे बैकलाइट फॉर्मेशन ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसको जरा छोड़े, ऊपर वाले को इधर फोकस करें, उसको बाद में समझते हैं।
देखो अगर फिनोल बेटे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करे तो ये फॉर्मेल्डिहाइड ग्रुप या तो ऑर्थो पोजीशन पे जाता है या फिर पैरा पोजीशन पे जाता है। और आपको पता है कि फॉर्मेल्डिहाइड का जब भी रिएक्शन होता है, जैसा कि ग्रिग्नार्ड रीजन में पढ़ा था, वो अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप में चेंज हो जाता है। तो ये भी यहाँ पे ऐसा होता है कि जो आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड होता है बेटे, जब फॉर एग्जांपल अगर ये ऑर्थो पोजीशन पे जाता है तो ये अगर इसको ऐसे लिख लें CHOH, तो ये चेंज हो जाता है CH2OH के अंदर, इसके अंदर एक हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल फिनोल कहते हैं इसे, ठीक है। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पे ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ठीक है। और ये जो आपके पास अगर बेंजीन के साथ CH2 लगाओ तो इसको बोलते हैं बेंजाइल। तो ये थोड़ा सा अगर आप फोकस करें तो ये इतना हिस्सा क्या बन जाता है, बेंजाइल। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल और ये ओवरऑल क्या हो गया, फिनोल। तो बेसिकली ये आपके पास इसका नाम हो गया। अगर CHOH मतलब फॉर्मेल्डिहाइड पैरा पोजीशन पे जाए तो ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल फिनोल बन जाता है, ठीक है। तो मतलब ये दोनों तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं जब फिनोल जो है वो एल्डिहाइड्स के साथ मतलब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है। अब इसका थोड़ा सा मैं मैकेनिज्म आपको समझाने के लिए कि शायद समझ में ना आया हो कि किस तरह से उसमें चेंज हुआ, तो बेटे वो इस तरह से है कि देखो आपके पास ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन जैसे क्या करती है, इस कार्बन पे अटैक करती है और ये इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर जाते हैं, ये बॉन्ड आगे मूव कर जाता है। तो इस तरह से ये जो C है, ये कार्बन जो है ये इस कार्बन के साथ ऐसे अटैच हो जाता है, ये C और 2H वैसे ही आगे और O पे अब क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और ये हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होता है और वहाँ पे वैसे ही बेंजीन जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्शन देता है, तो ये पॉजिटिव आपके पास यहाँ पे आ जाता है। फिर जो आपने बेस यूज की होती है यहाँ पे, उसमें जो OH होता है वो हाइड्रोजन पे अटैक करता है और बेंजीन रिंग दोबारा से बन जाती है और आपके पास अभी ये नेगेटिव चार्ज बाकी है। जाहिर सी बात है ये OH और ये H मिलके HOH बना के बैठे होंगे, तो वहां से बेटे फिर ऑक्सीजन जो होता है वो हाइड्रोजन पे अटैक करता है और इस तरह से ये जो आपके पास CH2O नेगेटिव होता है ये इस फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो ये एक थोड़ा सा ब्रीफ सा मैकेनिज्म है। वीडियो स्टॉप करें, थोड़ा सा इसको देखें कि किस तरह से आपके पास हुआ है। तो मतलब मेन ये है कि जब किसी भी हम फॉर्मेल्डिहाइड को ऐड करेंगे तो वो इस फंक्शन ग्रुप के अंदर चेंज हो जाएगा। अब देखिए आपके पास मान लेते हैं कि बहुत सारे फिनोल हैं, n नंबर ऑफ फिनोल है और आपने इसके अंदर n नंबर ऑफ HCHO मतलब फॉर्मेल्डिहाइड ऐड कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ बेस एंड एट सम कंडीशन। तो होता ये है कि बेटे कुछ आपके पास ऑर्थो वाले हाइड्रोक्सी बेंजाइल फिनोल बनते हैं और कुछ आपके पास पैरा वाले हाइड्रोक्सी बेंजाइल फिनोल बनते हैं और वो आपस में बड़े कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म के तहत बेटे पॉलीमराइज होते हैं और बड़े बड़े कंपाउंड्स बनाते हैं जिनमें एक आपके पास बैकलाइट है। अब क्या होगा, इसको ड्रा कैसे करना है बेटे, आपने फिनोल लिखने हैं, दो ऐसे लिखने हैं कि आपके पास ऊपर OH आए और दो ऐसे लिखने हैं कि आपके पास नीचे OH आए, एक ही लाइन के अंदर लिखना है। ओके, ऐसा करने के बाद आपने क्या करना है बेटे कि इन दोनों के दरमियान CH2 लगा देना, ठीक है। इस ऊपर वाले फिनोल को नीचे वाले से CH2 से मिला देना, मिला दिया। उसके बाद में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, OH के साथ वाली जो कार्बन है इन दोनों को भी आपने CH2 से मिला देना, मिला दिया। OH के साथ वाली, यहाँ पे गलती नहीं करनी, यहाँ पे इन दोनों को नहीं मिलाना, OH के साथ वाली कार्बन को आपने CH2 से मिला देना, मिला दिया। अब आगे भी यही होगा कि CH2 जो OH के साथ वाली कार्बन है वहीं पे ही आएगा, इधर भी आपने CH2 जो OH के साथ वाली कार्बन है वहीं पे ही लगाना है, इधर भी आपने CH2 जो OH के साथ वाली, सॉरी गलत कर गया था मैं, यहाँ पे जो CH2 के साथ वाली कार्बन है वहीं पे ही लगाना है और इधर भी आपने CH2 जो OH के साथ वाली कार्बन है वहीं पे लगाना है। तो बेटे इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स सा एक मॉलिक्यूल बन जाता है और ये आगे चल रहा है। अभी ये यूनिट है उसका एक जो बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब बहुत सारे आपके पास ये वाले फिनोल और ये वाले फिनोल आपस में कंबाइन होते रहते हैं और एज अ रिजल्ट आपके पास एक पॉलीमर बना देते हैं जिसमें ये बहुत सारे यूनिट्स आपस में जुड़े होते हैं और ये जो पॉलीमर आपके पास बनता है इसको आप नाम दे देते हो, दैट इज बैकलाइट, बैकलाइट, इसको आप बैकलाइट कहते हैं, ठीक है। तो जब ये बन रहा होता है तो इसके दौरान बहुत सारे आपके पास जो हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स, n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बेटे आपके पास जो हैं वो निकलते हैं, रिलीज होते हैं। अगर तो इसका मैकेनिज्म डिस्कस करने बैठ के तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बस आसान लफ्ज़ों में अगर मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँ तो कुछ ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक फिनोल ये है जो आपके पास है ऑर्थो वाला और इधर एक दूसरा आपके पास ये है, तो ये मैं सिर्फ इतना हिस्सा बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ से बेटे जो हाइड्रोजन होता है ये यहाँ से फॉर एग्जांपल मिला
और आपके पास इन दोनों के दरमियान ऐसे एक बॉन्ड बन गया। तो ये इतना हिस्सा बन गया और बाकी जगह पर भी ऐसे ही नीचे वाले फिनोल को हमने उल्टा करके रखा हुआ था ऐसे कुछ। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा, ये OH के साथ मिला होगा, यहाँ से निकल गया होगा और ये आपस में ऐसे बॉन्ड बन गया और इस तरह से ये पूरा लंबा चौड़ा सिलसिला चलता चला जाता है। लेकिन आपने इसको एज इट इज जैसे मैंने कहा है वैसे ही याद करें, ड्रा करें कि 2 फिनोल ड्रा करें, सीधे 2 फिनोल ड्रा करें उल्टे, फिनोल के साथ वाली कार्बन पे CH2 लगा दें, इनको मिला दें और ये जो सेंटर वाले हैं इनको CH2 से मिला दें और एक ब्रैकेट लगाएं और N लगाएं, तो ये आपके पास बैकलाइट का स्ट्रक्चर बन गया और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आखिरी रिएक्शन था आपका फिनोल का और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने सारा फिनोल पढ़ लिया है, अब एक लेक्चर आपका इधर पे बच गया है और आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो फोकस कीजिएगा बेटे, बैकलाइट वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, पिक्रिक एसिड, ठीक है, ये नीचे वाला इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये आपने बड़े ही इंपॉर्टेंट, और फिनाइल एसिडेट का बनना, एसिडिटी ऑफ फिनोल और आपके पास डाउस मेथड और बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनोल को बनाने का मेथड, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। और एसिडिटी ऑफ फिनोल आपके पास ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बेटे आपसे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।